सलाम साथियों, मेरा नाम कुमेल अब्बास है और आज की इस वीडियो में हम मैग्नेटिज्म का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और उस इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या है, इसका यूज़ क्या है और एम्पियर्स सर्किटल लॉ को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। आइए शुरू करते हैं, बात को समझते हैं। अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और इस करंट कैरिंग वायर की वजह से अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है एट अ डिस्टेंस आर और पी पॉइंट पे, तो हमारे पास एक फंडामेंटल लॉ है, दैट इज बायोट-सैवर्ट लॉ। ये बायो-सैवर्ट लॉ क्या कहता है कि एक करंट कैरिंग वायर की वजह से एट अ डिस्टेंस आर पी पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो हम डायरेक्टली तो इससे नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी वजह से हम एक करंट कैरिंग वायर का DL एलिमेंट, अगर छोटा सा एलिमेंट ले, उसकी वजह से इस पी पॉइंट पे क्या होगा वो हम डायरेक्टली बायोट-सैवर्ट लॉ से बता सकते हैं। और बायोट-सैवर्ट लॉ ये कहता है कि कोई भी करंट कैरिंग एलिमेंट हो, इसकी वजह से पी पॉइंट पे एट अ डिस्टेंस आर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो न्यू नॉट आई अपॉन 4πr³ DL क्रॉस R वेक्टर होता है। और अगर हमें इस पूरे वायर का चाहिए तो इसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये है हमारा बायोट-सैवर्ट लॉ और इसकी जो डिस्कशन है वो पहले ही हो गई है। तो अब देखते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है। ये भी कहता है कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग एलिमेंट हो और इसमें आई करंट फ्लो हो रहा हो, उसकी वजह से एट अ डिस्टेंस आर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना हो इस पी पॉइंट पे, तो एम्पियर सर्किटल लॉ से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि दिस इज द ऑल्टरनेटिव मेथड। एम्पियर सर्किटल लॉ जो है, दिस इज द ऑल्टरनेटिव मेथड टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एनी करंट कैरिंग वायर एट सम पॉइंट। बट यहां पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हमारे पास ऑलरेडी बायोट-सैवर्ट लॉ था, जिसकी वजह से हम कोई भी करंट कैरिंग वायर हो, कोई भी करंट कैरिंग बॉडी हो, उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें कैलकुलेट करना हो, तो हम बायोट-सैवर्ट लॉ से बड़ी आसानी से तो नहीं, बट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो फिर एम्पियर सर्किटल लॉ क्यों? इसका जो सिंपल सा जो आंसर है वो ये है कि हाँ, हम इससे तो कर सकते हैं किसी भी करंट कैरिंग बॉडी, बट ये हम वहां पे यूज करते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ से हम उन बॉडीज का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं किसी पॉइंट पे, जहां क्या है कि अगर हम वहां पे बायोट-सैवर्ट लॉ यूज करते हैं तो वहां पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत हाई लेवल की हो जाती है, वहां मैथ्स थोड़ा टफ हो जाती है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ भले ही ऑल्टरनेटिव मेथड है टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, बट हम ये वहां यूज करते हैं जहां पे इससे कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए ये एम्पियर सर्किटल लॉ है। तो मैंने आपको दो पॉइंट्स अभी बताएं। पहला पॉइंट जो है वो ये है कि दिस इज द ऑल्टरनेटिव मेथड टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सम करंट कैरिंग वायर, अभी लिखवा दूंगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये भले ही ऑल्टरनेटिव मेथड है, बट हम ये एम्पियर सर्किटल लॉ हर जगह नहीं लगाते, वहां लगाते हैं जहां बायोट-सैवर्ट लॉ से हमें दिक्कत आती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है टफ हो जाती है, वहां पे हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं। तो लिख लेते हैं कुछ पॉइंट्स इसके बारे में और फिर देखते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ से किस तरह हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। आओ देखते हैं। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इट इज द ऑल्टरनेटिव मेथड, इट इज द ऑल्टरनेटिव मेथड टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड
of any current carrying element। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि इन ऑर्डर टू reduce या avoid high level mathematical calculation, this law was introduced। सही बात है। अब तीसरा पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है, वो ये बताएगा कि एम्पियर सर्किट लॉ कहता क्या है। आइए समझते हैं। यहाँ पे मैं जो है ना नोट डाउन करूंगा और यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि एम्पियर सर्किट लॉ हम कैसे यूज करते हैं ना, वो समझते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि स्टेप्स टू बी फॉलोड while applying Ampere's circuit law। while applying Ampere's circuit law, ध्यान से समझते हैं। पहला पॉइंट लिख लेते हैं। देखो, अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है और उसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से एट अ डिस्टेंस r अगर हमें किसी P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना हो एम्पियर सर्किट लॉ से, तो इसका पहला पॉइंट ये कहता है कि आप एक लूप बना दो। क्या बना दो? लूप बना दो। अब लूप कैसे बनाना है? इस पॉइंट बी से पास हो और इस करंट कैरिंग वायर को एनक्लोज करे लाइक दिस। और वो लूप जो है किसी भी शेप का हो सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मतलब ये क्या है, देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये जो वायर है और लूप है ये इंटरसेक्ट करें, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। देखो ऐसा कुछ है, ये हमारे पास करंट कैरिंग वायर है और एट अ डिस्टेंस आर पी पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ, इसका पहला पॉइंट कहता है कि लूप बनाओ। लूप कैसे बनाना है? इस पॉइंट पी से पास हो और इस करंट कैरिंग वायर को एनक्लोज करे लाइक दिस। यहाँ पे 2D में ऐसा लग रहा होगा कि इंटरसेक्ट कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। आप चाहो तो डॉटेड भी बना सकते हो। डॉटेड का मतलब है ये पीछे से जा रहा है। डॉटेड का मतलब है, अगर आप बना सकते हो डॉटेड तो बना लो। डॉटेड का मतलब है ये पीछे से जा रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है लाइक दिस। तो लिख लेते हैं ड्रॉ द लूप। इस लूप को हम एम्पीरियन लूप के नाम से भी जानते हैं, which should pass through the P पॉइंट को मैं डिजायर्ड पॉइंट लिख लेता हूं। डिजायर्ड पॉइंट का मतलब है कि जिस पॉइंट पे आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, एंड encloses the current carrying wire। ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि इस करंट कैरिंग ये जो लूप है आपने बनाया, इसमें आप अपनी मन मर्जी से डायरेक्शन ऑफ करंट मान लो। आप क्लॉकवाइज भी मान सकते हो, आप एंटी क्लॉकवाइज भी मान सकते हो। सपोज मैंने इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मान लिया कि इसमें इस तरह का कुछ करंट फ्लो हो रहा है। आप चाहो तो आप क्लॉकवाइज भी मान सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब ये करंट कैरिंग वायर है, हमने लूप बनाया। अब इस लूप में आपको अपने मन मर्जी से चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज क्या मान ली है, डायरेक्शन ऑफ करंट अज्यूम करनी है। तो अज्यूम डायरेक्शन ऑफ करंट in the Amperian loop
एज पर योर विल। और चॉइस, इसका क्या मतलब है, यानी आप एंटी क्लॉकवाइज भी मान सकते हैं, क्लॉकवाइज भी मान सकते हैं। मैंने एंटी क्लॉकवाइज मान लिया, अच्छी बात है। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट ये कहता है, जो इस लॉ को खत्म कर देगा, क्या है कि ये तो एक करंट कैरिंग एलिमेंट है, मान लो इसके बगल में यहाँ पे क्या है, दूसरा है जिसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है, इसके यहाँ पे भी कोई है जिसमें I3 करंट फ्लो हो रहा है, इसमें यहाँ पे है जिसमें I4 करंट फ्लो हो रहा है। तो अब क्या करना है, हमें इस जो आपने लूप ले लिया, इस लूप का DL एलिमेंट लेना है, छोटा छोटा सा एलिमेंट लेना है, हर जगह लेना है। और क्या करना है, मैंने तो कुछ दिखाए, आपको क्या करना है, हर DL जो है एलिमेंट लेना है। तो उस DL एलिमेंट पे क्या करना है आपको, चाहे मतलब उस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, चाहे इस वायर से या इनके सराउंडिंग वायर से जो है ना कैलकुलेट करना है। मान लो मैंने DL एलिमेंट ये ले लिया और मैंने इसकी वजह से और इन सब की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया, और मान लो उसकी डायरेक्शन जो है कुछ इस तरह से आ गई, और इसको मैंने B1 मैग्नेटिक फील्ड कहा। तो ये रहा हमारा DL एलिमेंट। DL एलिमेंट जो है वो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और हमने इसमें करंट किस डायरेक्शन मान लिया, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका DL एलिमेंट इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। मान लो मैंने इस DL एलिमेंट पे किया, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जब मैंने कैलकुलेट किया इसका और इन सब का, वहाँ पे इस डायरेक्शन में आ गया, इसको मैंने B2 कहा, और DL एलिमेंट तो ये रहा है। और इसी तरह मैंने सब जगह जो है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया, और क्या कहा, क्या किया, अब अंत में क्या करना है, अब जैसे ही आपने इस लूप के हर DL एलिमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया ड्यू टू दिस एंड सराउंडिंग वायर्स, फिर क्या करना है आपको B को यानी B1 को डॉट करना है DL के साथ, प्लस करना है B2 डॉट DL के साथ, यानी हर DL एलिमेंट पे जो आपने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया उसको डॉट करना है DL के साथ और फिर जोड़ देना है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिख लेता हूँ, यानी मैग्नेटिक फील्ड आपको पहले कैलकुलेट करना है। जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया हर DL एलिमेंट पे, उसको क्या करना है, उसको डॉट करना है DL वेक्टर के साथ, और फिर क्या करना है, उन सब का समेशन करना है, यानी इंटीग्रेट करना है थ्रू अ क्लोज लूप। इसको लिखने का तरीका इस तरह है, और बाय एम्पियर सर्किट लॉ ये बराबर होता है न्यू नॉट टाइम्स करंट इनसाइड द लूप, करंट इनसाइड द लूप, दिस इज द लॉ। फिर से मैं आपको इस पॉइंट को रिवाइज करूंगा, ध्यान से समझना। हमने क्या किया, एक लूप ले लिया। लूप को कैसे लेना है, जिस पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करना है उस पॉइंट से पास हो और इस करंट कैरिंग वायर को एनक्लोज करे। लूप ले लिया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अपनी मन मर्जी से इस लूप में क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ करंट मान लेनी है अपनी मन मर्जी से। मैंने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मान लिया, आप चाहो तो क्लॉकवाइज भी मान सकते हो। फिर क्या करना है, जो तीसरा पॉइंट और यही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है कि इस लूप के हर DL एलिमेंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस वायर और दिस सराउंडिंग वायर, जो कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, बट इसकी वजह से तो होगा ही। तो जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया हर DL एलिमेंट पे, उसको डॉट करना है DL वेक्टर के साथ, डॉट करना है DL वेक्टर का, उसके फिर क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ने का मतलब इंटीग्रेशन। इसीलिए मैंने लिखा जनरल में क्या, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल करंट कैरिंग वायर्स ऑन द DL एलिमेंट, उसको डॉट करना है DL के साथ और उसको जोड़ते जाना है, यानी इंटीग्रेट करना है थ्रू अ क्लोज लूप। वो बराबर होता है बाय एम्पियर सर्किट लॉ, दैट इज न्यू नॉट टाइम्स करंट इनसाइड द लूप। आई इनसाइड क्या है, दैट इज करंट इनसाइड द लूप, ये वाले नहीं, जो इस लूप के अंदर करंट है वही आ जाएगा, यानी यहाँ पे I1 आ जाएगा इनसाइड द लूप। अब इसी को जो है बुक्स लैंग्वेज में क्या लिखते हैं, यानी इस लॉ को क्या लिखते हैं, ये तो मैथमेटिकल फॉर्म में मैंने लिख लिया, उस स्टेटमेंट के फॉर्म में क्या लिख लेते हैं, एम्पियर्स सर्किटल लॉ स्टेट्स दैट Ampere circular law states that line integral of magnetic field
magnetic field through a closed loop is equal to nu naught times current inside the loop. Nu naught times current inside the एम्पीरियन लूप. ठीक है ना, ये है हमारा बुक्स लैंग्वेज, यानी किताबों में ऐसा लिखा होता है, बट मैंने आपको लेमन लैंग्वेज में अपनी भाषा में समझाया. अब लाइन इंटीग्रल का मतलब है, देखो दो चीजें होती हैं, सरफेस इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल. अगर मैं जब कहता हूं सरफेस इंटीग्रल ऑफ सम वेक्टर, सपोज मैं कहता हूं सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर, इसका मतलब ये है कि आपको ए वेक्टर को डॉट करना है डी ए वेक्टर के साथ और फिर इंटीग्रेट करना है. जब मैं कहता हूं लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर, लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर, इसका मतलब है आपको ए को डॉट करना है डीएल वेक्टर के साथ फिर इंटीग्रेट करना है. दो चीजें होती है, सरफेस इंटीग्रल, दूसरा होता है लाइन इंटीग्रल. अब लाइन इंटीग्रल मैंने लिख लिया किसका, मैग्नेटिक फील्ड का. इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड को डॉट करना है डीएल के साथ और उसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है थ्रू अ क्लोज लूप, थ्रू अ क्लोज लूप, और वो बराबर होता है न्यू नॉट टाइम्स करंट इनसाइड द एम्पीरियन लूप. अब जो ये करंट इनसाइड है, ध्यान से समझना, अब जो ये करंट इनसाइड है ये नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. दिख रहा है क्या, हाँ, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. अच्छा, पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, ये डिपेंड करता है कि आपने इस लूप में किस डायरेक्शन में करंट मान लिया. मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा शॉर्ट में कि ये जो है ये डिपेंड करता है ऑन पॉइंट नंबर 2. दिस डिपेंड्स ऑन पॉइंट नंबर 2. ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा ये डिपेंड करता है पॉइंट नंबर 2 पे. समझते हैं इसका क्या मतलब है. ये है आपका करंट कैरिंग वायर, ये आपका एम्पीरियन लूप. ठीक है, तो आपने इस लूप में किस डायरेक्शन में करंट मान लिया उस पे डिपेंड करता है कि इसमें जो करंट है वो आपको पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है. अब मतलब इस एग्जांपल से देखें तो ये हमारा करंट कैरिंग वायर है, ये लूप है, और इस लूप में हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मान लिया. अब अगर इस करंट के ये जो लूप है इसमें आपने एंटी क्लॉकवाइज मान लिया. अब आपको क्या करना है, अपने फिंगर्स को कर्ल करना है, राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ द अज्यूम्ड करंट. जो आपने इस लूप में जो करंट अज्यूम किया उसी के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को, राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करना है. जैसे आप कर्ल करोगे, जो थंब है वो क्या कर रहा है, अपवर्ड्स पॉइंट कर रहा है. तो जैसे ही ये थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, यहाँ पे क्या कर रहा है, अपवर्ड पॉइंट कर रहा है. तो अगर इस करंट कैरिंग वायर में क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट होगा तो वो फिर पॉजिटिव होगा, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट होगा तो वो फिर नेगेटिव लिया जाएगा. इस केस में अगर हम देखेंगे तो लूप इस तरह है, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है. जैसे ही हमने करंट, ऐसा नहीं करना है, ऐसा तो बाहर की ओर है नहीं, लूप तो अंदर की ओर है कुछ इस तरह से. तो जैसे ही मैंने अपने फिंगर्स को कर्ल किया इन द डायरेक्शन ऑफ द अज्यूम्ड करंट, तो थंब अपवर्ड्स पॉइंट कर रहा है. क्योंकि इसमें करंट अपवर्ड्स ही है तो ये I1 पॉजिटिव लिया जाएगा. और अगर मैं इसमें एम्पियर सर्किट लॉ लगा दूं तो मैग्नेटिक फील्ड यानी B डॉट DL थ्रू अ क्लोज लूप विल बी इक्वल टू न्यू नॉट टाइम्स करंट इनसाइड, कौन है, I1. अब प्लस लोगे कि माइनस, प्लस, क्योंकि इसकी डायरेक्शन थंब के डायरेक्शन में आ रही है. और अगर यहाँ पे मान लो दूसरा वायर है, कुछ I2 फ्लो हो रहा है नीचे की डायरेक्शन में, तो यहाँ पे I1 तो आएगा ही आएगा, बट साथ में प्लस करोगे क्या, माइनस I2. माइनस क्योंकि इसके डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है. ये मत समझना कि अपवर्ड से तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड से तो नेगेटिव, नहीं. पॉजिटिव नेगेटिव कौन डिसाइड करता है, आपका थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, और थंब किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका अज्यूम्ड करंट क्या है. ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपका. तो ये हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ. तो ये हमारा जो है ना कंप्लीट थ्योरी है एम्पियर सर्किटल लॉ के ऊपर. अब मैं आपको एक नोट लिखवा देता हूँ. वो नोट बेसिकली इस एम्पीरियन लूप के शेप पे होगा कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है,
इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि किस शेप का आप एम्पीरियन लूप लेते हो, बट हम प्रेफर क्या करते हैं, हम प्रेफर करते हैं कि हम उस शेप का एम्पीरियन लूप ले जिस शेप का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, इस शेप का मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा। लिखवा देते हैं अभी और समझ में आएगा आपको। आप पहले इसको नोट करो, नोट करो, नोट करो। दिख रहा है भाई, नोट करो, नोट करो। नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। गजब, ध्यान से देखो भाई, नोट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप इस नोट को नोट कीजिए। क्या बात है। नोट ये है कि वी ऑलवेज प्रेफर टू ड्रॉ एम्पीरियन लूप in the shape of magnetic field lines of current carrying wire या current carrying body। क्यों? बिकॉज इससे हमें दो चीज़ें मिलती हैं। एक है कि हमारा जो इंटीग्रल बी डॉट डी एल है वो या तो बी डी एल बन जाए या माइनस बी डी एल बन जाए। दूसरा, हमें एक सिमेट्री मिल जाती है। अब इसका क्या मतलब है वो तो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। अभी आप इस नोट को नोट कीजिए, ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू जब हम एप्लीकेशन पार्ट पे आ जाएंगे वहाँ पे आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आप नोट कीजिए, ये कंप्लीट थ्योरी है, दिस इज द कंप्लीट थ्योरी ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। और कोई भी वीडियो उठा लो, कोई भी बुक उठा लो, या तो इतनी थ्योरी होगी या इसका सबसेट होगा, इससे बाहर तो नहीं होगा भाई, इससे बाहर नहीं होगा। नोट कीजिए। तो एम्पियर सर्किट लॉ की एप्लीकेशन पार्ट रहता है, उसमें हम देखेंगे कि एम्पियर सर्किट लॉ की मदद से हम डिफरेंट करंट कैरिंग बॉडीज की वजह से किसी भी पॉइंट पी पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, और उसकी मदद से आपको एम्पियर सर्किट लॉ और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। बट आज के लिए इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।